हर शख्स का अलग बयानिया सामने आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। जो कोई भी खान साहब से मिलके आता है हम देखते हैं कि बाहर आके मुख्तलिफ गुफ्तगू करता हुआ नजर आता है, और हमने ये भी देखा है कि मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से भी इसको पॉइंट आउट किया गया है। इस पर क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, मुझे नहीं पता आप किस बात का रेफरेंस दे रहे हैं कि कौन बाहर आके मुख्तलिफ लोग क्या बात करते हैं, अब मुझे उसका नहीं मालूम। लेकिन इसका प्रॉब्लम तब होगा जब हम 4 बंदे इकट्ठे जाएं और 4 बंदे बाहर आके मुख्तलिफ बात कर लें। अब उसकी मिसाल इस लिहाज से है कि अगर हम 4 बंदे मुख्तलिफ टाइम पे जाएं और मुख्तलिफ बात करें और उसके बाद आके उसका जवाब मुख्तलिफ मिल रहा हो, तो उसकी एक वजह शायद ये हो सकती है कि मैं जब जाके उनसे, लेट्स से मैं उनसे जाके एक बात करता हूँ कि जी क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ डिस्कशन होनी चाहिए। अब मैं उसके जो दलाइल दूंगा उस बेसिस पे वो कह देंगे कि हाँ होनी चाहिए। दूसरा शख्स जाएगा, वो कहेगा जी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये कहा है, तो क्या हमें होना चाहिए। हो सकता है उसकी नज़र में उन बात के बाद जवाब कुछ और हो जाए या उससे ज़रा हलक हो जाए। तो बहुत दफ़ा ये हो जाता है कि आपका जवाब जो होते हैं ना, इट डिपेंड्स ऑन द फीडबैक दैट यू गेट, मतलब द इंफॉर्मेशन की बेसिस पे आपका रिएक्शन या आपकी जो भी स्टेटमेंट होती है वो आती है। तो इसमें मुझे नहीं मालूम कि आप किस चीज को रेफरेंस करके बता रहे हैं, लेकिन मैं हुमायूं साहब, गुज़िश्ता रोज़ की अगर बात कर ली जाए तो हमने देखा कि खान साहब की हमशीरा अलीमा खान की जानिब से बयान दिया गया कि बात करने के लिए तैयार हैं गिव एंड टेक की बुनियाद पर, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कुछ अर्से कबल तक ये मौक़िफ़ था कि बात होगी तो मुख्तलिफ हलकों से बात होगी। देखिए, जो मुझे समझ आई थी उस बात से, वो अलीमा खान साहिबा ये कह रही थी कि आप लोग, मतलब एक आदमी है जिसको आप लोगों ने जेल में रखा हुआ है, उसके ऊपर एक्चुअल कोई केस नहीं बनता, लेकिन आप लोगों ने केसेस बना दिए हैं। जब उनको बरी हो जाते हैं तो आप एक नया केस उसके ऊपर वो कर देते हैं। फिर 190 मिलियन पाउंड जो कोर्ट्स है, यूके की कोर्ट्स है, वो कहते हैं कि ये प्राइवेट पैसा है, ये गवर्नमेंट का पैसा नहीं है। ये यूके की कोर्ट उनको इंस्ट्रक्शन करती है कि यार ये सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डाल दो और ये चीज कर दो। उसके बेसिस पे आपने यहाँ किया हुआ। हालांकि आपके अपने नैब के जो कवानीन है उसमें ये होता है कि अगर ये कोई गवर्नमेंट का कोई वो डिसीजन है, एग्जीक्यूटिव डिसीजन है, तो उस पे नैब लागू नहीं होता। लेकिन आपने इन सब चीजों को कर करा के, तो जब हम सवाल करते हैं भाई आप चाहते क्या हो इमरान खान से, हमें पता है कि आप बेसिकली चाहते ये है कि इमरान खान जो है ना वो किसी लिहाज से वो क्या कह सकते हैं, उनसे माफी मांगे या उनको कहे कि जी जो आप कह रहे हो वही कर लो। या जैसे मियां नवाज शरीफ साहब ने अपना एक वो करके बाहर भाग गए थे, तो इमरान खान को भी वो चाहते कि बाहर चले जाए, लेकिन वो बंदा नहीं जाना चाहता। वो कहता है यार यहाँ ही मेरा जीना मरना है। तो उसमें और भुट्टो जो जिसकी वजह से आज भी भुट्टो जिंदा है, वो यही था कि वो अपने मौकफ से नहीं हटे थे। तो यहाँ पे वो करते हैं। अब गिव एंड टेक, देखिए गिव एंड टेक का मतलब ये हो जाता है कि देखें आप लोग अपने जो गलत स्टांस है, आप अगर आप उसके ऊपर से हटोगे, सब कुछ करोगे। एज फार एज इमरान खान इज कंसर्न, इमरान खान ये कहता है कि यार मैं आप लोगों के साथ, मेरा कोई वेंजेंस है ही नहीं, मेरा कोई पर्सनल जाती तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो अगर आपको मुझसे डर लगता है तो मैंने ऑलरेडी सबको माफ किया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस लिहाज से। और बाकी चीजें छोटा मोटा जब आप नेगोशिएशंस करते हैं तो उसमें गिव एंड टेक तो होता है, किसी किस्म के होता है। अब वो क्या गिव एंड टेक है, वो तो जब नेगोशिएशन स्टार्ट होंगी तो उसमें पता चलेगा ना सर। तो हुमायूं साहब, क्या गिव एंड टेक को हम एनआरओ कह सकते हैं? क्योंकि इरफान सिद्दीकी साहब, सेनेटर इरफान सिद्दीकी की जानिब से कहा गया है कि गिव एंड टेक का मतलब तो एनआरओ हुआ सीधा सीधा। देखिए इस तरह है, वो लोग बिलीव करते हैं गिव एंड टेक का मतलब उनका ये होता है एवरीथिंग यू गिव आई टेक, ठीक है ना। तो उनके लिए एनआरओ, अगर किसी इंसान के जहन में, वो कहते हैं ना आप हर एक को अपने आईने में परखते हैं, तो उनके दिमाग में एनआरओ के अलावा कोई चीज नहीं। अगर एनआरओ होता तो जैसे मियां साहब जो थे ना, वो चौथे महीने के अंदर अंदर, 4 महीनों के अंदर अंदर एनआरओ लेके मुल्क से बाहर चले गए थे। अगर एनआरओ ही लेना होता है तो मुझे एक बात बताएं, अगर मैंने एनआरओ लेना है तो मैं 2 साल जेल में क्यों रहूं? मैं वो वाहिद पॉलिटिकल लीडर क्यों बन जाऊं जो कि सबसे ज्यादा जेल में और जिसकी सबसे सख्त जेल कटाई हो रही है? आपको पता है उनको गर्मी में रखा जा रहा है, 43-45 डिग्री टेम्परेचर है। वो कहते हैं मेरा कमरे के अंदर का टेम्परेचर 47-48 तक चला जाता है, इतनी गर्मी होती है।
अब वो इमरान खान ही है जो ये सारी चीजें बर्दाश्त कर सकता है, बाकी लोगों के तो पता नहीं कितने कितने हार्ट अटैक्स हो गए थे, उनके तो ब्लड ऊपर नीचे हो गए थे, किसी के प्लेटलेट्स खत्म हो गई थी, किसी के कमर हो गए थे। एक आध लोगों ने तो शायद एफिडेविट लिखवा दिया था कि मेरा दिमाग खराब हो गया, मतलब इस बंदे का दिमाग ही खराब हो गया है। तो अब इस किस्म की चीजें, इमरान खान तो अभी भी हशाश बशाश है, हर दफा कहता है कि भाई इन लोगों के आके मिलना चाहते हैं। अब डर की वजह से उसको मिल, जिन लोगों के वो नाम लेते हैं उसको उससे मिलने भी नहीं देते, और तो और उसकी बहनों को भी कहते हैं कि ना मिलो। पता नहीं क्यों इतना डरते हैं इमरान खान से। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकिफ क्या है? क्या वो इस वक्त जो है वो मुक़्तदर हलकों के साथ चाहती है मुज़ाकरात, या फिर सियासी हलकों के साथ? क्योंकि सियासी हलकों के साथ तो अभी हमने देखा कि माजी करीब में मुज़ाकरात हुए भी थे जो कि नाकाम हो गए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की सालसी में दोनों जानिब कमेटियां भी बनी थी, लेकिन मुज़ाकरात मुकम्मल नहीं हो सके थे और फिर कामयाब भी नहीं हुए। मुझे एक बात बताएं, मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि सबसे पहले आप मुझे एक बात समझा दें, ये जो हुकूमत है ये किसकी वजह से यहाँ बैठी हुई है? क्या ये अपने वोटों की वजह से बैठी हुई है? तो आंसर नहीं। क्या ये किसी ने इनको यहाँ पे मुसल्लत किया हुआ है या यहाँ पे बिठाया हुआ है? उसका जवाब है हाँ। तो इसका मतलब है जिन्होंने बिठाया हुआ है उनके पास इनसे ज्यादा ताकत है। नंबर 2, क्या आप मुझे इन ऑनेस्टली बता सकते हैं कि इस हुकूमत के पास कोई कुछ कहने का या कुछ करने का इख्तियार है? सच बता दे। तो उसका जवाब मेरे ख्याल में नहीं है। अब सवाल फिर ये उठता है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात करे या इमरान खान बात करे, तो इमरान खान किस से बात करे? मतलब फर्ज करें आप मेरे क्लिनिक आएंगे, आप मेरे चपरासी से बात करेंगे या आप मुझसे बात करेंगे? किस से बात करेंगे? आप बता दें, मैं उस लिहाज से जवाब दे देता हूं। ठीक, तो आपका ये मौक़िफ़ है कि हुकूमत के पास इस वक्त इतनी ताकत नहीं है कि वो मुज़ाकरात को आगे बढ़ा सके। तो इनडायरेक्टली आप यही कहना चाहते हैं कि हुकूमत से नहीं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से आप मुज़ाकरात चाहते हैं? देखिए, मैं इनडायरेक्टली नहीं, मैं डायरेक्टली कह रहा हूँ। मेरे, अगर आप मुझसे सही मानों में पूछिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान का हमने इंटरनल मैटर्स को स्टेबलाइज करना है, तो हमें पाकिस्तान के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, जो रूलिंग एलीट आ जाती है, जिसमें उसमें एस्टैब्लिशमेंट भी है और उनका बड़ा किरदार है, छोटा किरदार नहीं है। उसके बाद पॉलिटिकल एलीट आ जाती है, जिनका बड़ा किरदार है, छोटा किरदार नहीं है। फिर उसके अंदर जुडिशरी आ जाती है, जो वैसे तो अभी आज एग्जीक्यूटिव जजेस हैं जो, लेकिन जुडिशरी का भी किरदार है, उनको भी होना चाहिए। मैं उसमें मीडिया या उसमें मीडिया वालों को और उसमें किसी हद तक बाज बड़े जो हमारे क्या कह सकते हैं, ये बिजनेसमैन है, जो बड़े बिजनेसमैन है, जो बड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान के इकोनॉमी में, उसमें उनको भी शामिल कर लूंगा। अब इन सब को बैठ के पाकिस्तान के अंदर के मसलों को हल करने के लिए एक दफा इन्होंने सारा करना होगा। और उसका एक जो सबसे बड़ा मसला है जो हर दफा सर उठाता है, और वो उठाता है इलेक्शंस के बाद, तो उसमें फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस के लिए कोई तरीका डिवाइस करना होगा कि जिसके बाद हर इलेक्शंस के बाद ये मसले ना उठा करें। तो ये चीज जब तक नहीं होगा, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना आएगी, ना आनी है, और उसके साथ साथ पाकिस्तान उस तरीके से तरक्की भी नहीं कर सकेगा।